हेलो एवरीवन, दिस इज जैद मलिक एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो बच्चों, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में जो हमारा चैप्टर है वेक्टर स्पेस, उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी इंट्रोडक्शन है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख लोगे तो जितनी भी परेशानियां हैं इस चैप्टर के रिलेटेड आपको वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। और बच्चों, इस लेक्चर के बाद हम जो लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें हम वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो हमारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वेक्टर स्पेस, इसमें सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है, क्योंकि ये जो वेक्टर स्पेस है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वेक्टर और स्पेस, मतलब कि वेक्टर का स्पेस। जैसे कि बच्चों हमें पता है कि जो हमारा स्पेस है, जहाँ पर जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, वहाँ पर वो कभी मून में जाते हैं या फिर कोई और प्लैनेट्स में जाते हैं, तो वैसे ही जो वो हमारा स्पेस है वैसा ही एक वेक्टर का स्पेस है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर। तो बच्चों, एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बच्चों, जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे इस यूनिवर्स में टू टाइप्स की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। जो बच्चों हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है उसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर। और बच्चों जो वेक्टर हमारा होता है, जो कि एक क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले सकते हैं। तो बच्चों, ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम ग्राफ के ऊपर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं अभी सिर्फ वेक्टर की, उसके बाद हम जाएंगे वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो बच्चों, वेक्टर को हम दो तरीके से ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो 2D मतलब 2 डायमेंशनल, और दूसरा 3D। अगर बच्चों हम एक यहां पर ग्राफ बनाएं जिसमें कि बच्चों हमारे पास सिर्फ दो एक्सिस हों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और बच्चों ये इसका ओरिजिन हो, तो अगर बच्चों इस 2D में हम एक वेक्टर को बनाएं तो बच्चों वो वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। ये बच्चों जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड। मान लो ये P पॉइंट है, और बच्चों जो ये पॉइंट होता है जो कि ओरिजिन है, इसको हम बोलेंगे वेक्टर का टेल। तो बच्चों हमेशा जो वेक्टर का टेल होता है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। जैसे कि ये 2D एक ग्राफ है, तो बच्चों यहां पर जो हमारे पॉइंट्स होंगे इस ओरिजिन के वो 0 0 होंगे, और बच्चों इस पॉइंट P के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, XY। ओके बच्चों, तो ये हमारा एक ग्राफ हो गया। इसको हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये हमारा एक V1 वेक्टर है। ये बच्चों वेक्टर का साइन होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर बच्चों ये साइन हम ना भी लगाएं तब भी हम ये बता सकते हैं कि ये एक वेक्टर है। अगर हम V1 लिख दें तो ये एक वेक्टर है, अगर साइन लगा दें तो और बेटर है। लेकिन जो आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वहां पर ऊपर वेक्टर का साइन ही लगा हुआ, मतलब अगर हमने V1 लिखा ऊपर से साइन लगा दे एरो का, इसका मतलब क्या होता है, ये क्वांटिटी वेक्टर है। V1 क्या है, एक वेक्टर है। लेकिन बच्चों इन मैथमेटिक्स हम V1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी क्या है, V1 एक वेक्टर है। अब बच्चों ये तो हो गया वेक्टर इन अ प्लेन। जबकि हम वेक्टर को एक 2D 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलते हैं कि वेक्टर इन अ प्लेन। ये क्या है, एक प्लेन है। अब बच्चों अगर हम वेक्टर को एक 3 डायमेंशनल ग्राफ के ऊपर, एक 3 डायमेंशनल के ऊपर रिप्रेजेंट करें, ठीक है बच्चों, जैसे कि ये हमारा एक 3 डायमेंशनल ग्राफ है, एक्स वाई जेड इसके एक्सिस हैं, तो बच्चों यहां पर भी हम वेक्टर को ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, और उसका एक पॉइंट होगा जो कि हेड होगा, और एक पॉइंट होगा जो कि उसका टेल होगा। जो टेल होगा बच्चों, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये 3 डायमेंशनल है, तो ओरिजिन के जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो होंगे 0 0 0, जो कि कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं। और बच्चों जो ये पॉइंट P है
जो कि हेड है इस वेक्टर का, मान लेते हैं ये वेक्टर v2 है, ठीक है, ये भी एक वेक्टर है, सिर्फ एक वेक्टर की यहाँ बात कर रहे हैं हम, ये v2 नाम का वेक्टर है, और ये p पॉइंट है जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x y z। तो बच्चों ये हमारा एक वेक्टर हो गया इन अ स्पेस। अगर हम किसी वेक्टर को 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलते हैं वेक्टर इन अ स्पेस, ठीक है बच्चों। तो ये होगी हमारे पास वेक्टर की बात, कि वेक्टर क्या होते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो बच्चों यहां पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड वेक्टर स्पेस। तो बच्चों वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस कहलाता है। कैसे? मान लो अगर बच्चों हमने पीछे जो हमने एक ग्राफ बनाया था वहां पर हमने एक v1 वेक्टर लिया था और एक v2 वेक्टर लिया था। अगर बच्चों हम n वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन कर लें, मान लेते हैं कि ये हमारा एक v वेक्टर है, बड़ा वेक्टर है, इसको हम यहाँ पर साइन नहीं डालते बच्चों, अब समझ जाना कि मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स बुक्स में जो कि मेरे पास है उसमें साइन नहीं पड़ा हुआ है। तो ये v वेक्टर है बच्चों। अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन करेंगे ऐसे कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन vn तक, मतलब कि n नंबर ऑफ वेक्टर का हमारे पास कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस। अगर बच्चों हम वेक्टर स्पेस की डायग्राम बनाना चाहे तो वो कैसी बनेगी? मान लो ये बच्चों हमारा एक स्पेस है, ये स्पेस है हमारा, और इसमें ढेरों वेक्टर हैं जैसे कि v1 v2 v3 vn। तो बच्चों इस डायग्राम को हम बोलेंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस मतलब कि ये जो स्पेस है ये वेक्टर का स्पेस है, इसके अंदर से वेक्टर्स ही भरे हुए हैं। जैसे कि यहां पर था ना, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड वेक्टर स्पेस। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इजी सी हमारे पास ये डेफिनेशन थी कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब बच्चों जो ये v1 वेक्टर है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो ये v1 वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों पीछे कि जो वेक्टर स्पेस है, जब किसी वेक्टर को हम 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम वेक्टर स्पेस। और बच्चों 3 डायमेंशनल में जो उसका हेड होता है वेक्टर का, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z। तो अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक v1 वेक्टर है जिसको हम 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास? x1 y1 z1। अगर बच्चों हमारे पास v2 वेक्टर है, यहाँ पर मैं साइन नहीं लगाता एरो का, ये बार बार लगा रहा हूँ कि मेरी आदत पड़ी हुई बच्चों, आप थोड़ा ध्यान रखना। लगा दो तो गलत नहीं होगा, फिर आपको सब में लगाना होगा। अगर ना लगाओ तो बेटर है कि अगर कहीं जगह आप लगाना भूल भी जाते तो आपका गलत नहीं होगा। तो बच्चों v2 हमारा वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 y2 z2। v3 वेक्टर बच्चों उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x3 y3 z3 एंड सो ऑन। vn यहाँ पर वेक्टर है बच्चों और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे? xn yn zn। तो बच्चों कुछ मोटी मोटी बातें हमने करी कि वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन अ प्लेन एंड इन अ स्पेस। और बच्चों हमने ये भी किया कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसका डायग्राम कैसा होता है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वेक्टर स्पेस के बारे में। अब आप इतना नोट कर लें जो मैंने करवाया है। नाउ स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। और बच्चों सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। A set v1 v2 v3 so on vt of n vectors are said to be linear dependent if there exist t scalars like p1 p2 p3 so on pt not all zero such that p1 v1 plus p2 v2 plus so on plus pt vt this is equal to 0। तो बच्चों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम आसान भाषा में समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है v1 v2 v3 सो ऑन vt जो कि एक n वेक्टर्स है। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने बोला है कि हमारे पास नंबर ऑफ t या फिर हम कह सकते हैं t नंबर्स ऑफ वेक्टर्स गिवन है और वो कितने हैं? n वेक्टर्स हैं।
तो बच्चों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो t है हमारा वो एक पर्टिकुलर नंबर को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, सो ऑन। और बच्चों जो n है वो इन सारे नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। n क्या कर रहा है, जितने भी नंबर्स हैं उन सारे को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें बच्चों, मान लो कि ये हमारा एक नारियल है, इसके अंदर जो वाइट पोर्शन है बच्चों वो क्या है, हमारा t है, और जो बाहर का एक्सटर्नल जो हार्ड पार्ट है बच्चों वो हमारा n है। तो बच्चों अगर हम जर्नली किसी से पूछते हैं या फिर हम देखते हैं जो अंदरूनी पार्ट है, इंटरनल है बच्चों, उसको भी हम क्या बोलते हैं कि वो एक नारियल है, कोकोनट है। और जो बच्चों हार्ड पार्ट है बाहर वाला जो कि ब्राउन पार्ट होता है बच्चों, वो भी क्या हमारा नारियल है। तो बच्चों टी है वो भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, और एन में वो सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है ना, एन क्या है, खोल है एक टाइप का। तो बच्चों इतनी बात हमारी हुई। अब हम बात करते हैं, इन्होंने बोला है कि v1, v2, v3 सो ऑन vt n वेक्टर का सेट है, एक सेट, ए सेट v1, v2, v3 सो ऑन vt ऑफ n वेक्टर्स। यहाँ पर सेट की बात की गई है। मतलब अगर हम सेट लिखते हैं बच्चों, जैसे कि आपने +1 और +2 में सेट जो चैप्टर पढ़ा है बच्चों, उसमें हमने देखा था कि सेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास VT सेट हैं बच्चों, और बच्चों सेट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर या फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर। ओके, अगर हम किसी नंबर या एलिमेंट्स को ऑर्डर में रखें तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, हम सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ही बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर्स हैं ये ऑर्डर में हैं, ये रैंडमली नहीं रखे गए, इनका एक ऑर्डर है कि v1 के बाद v2 ही आएगा और v3 के बाद v4 ही आएगा। तो इनकी कुछ एक खास प्रॉपर्टी है। तो इसलिए बच्चों इन वेक्टर के कॉम्बिनेशन को क्या कहा गया है, सेट कहा गया है। अब बच्चों यहाँ लिखा है कि ए सेट v1, v2, v3 सो ऑन vt ऑफ n वेक्टर्स आर सेट टू बी लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट टी स्केलर्स। यहाँ पर बच्चों टी एक नंबर है, टी स्केलर्स मैंने आपको बताया कि स्केलर्स क्या होते हैं, जो हमारा वेक्टर स्पेस का पीछे वाला लेक्चर था उसमें बताया। स्केलर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है बच्चों जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर हम ले सकते हैं। तो बच्चों अगर ये एग्जिस्ट करे टी स्केलर्स लाइक p1, p2, p3 सो ऑन pt नॉट ऑल जीरो सच डैट p1 v1 प्लस p2 v2 प्लस सो ऑन प्लस pt vt दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन हमें गिवन है, और यहाँ पर ये बोला है कि जो ये हमारे पास स्केलर हैं ये सारे ज़ीरो नहीं हैं, नॉट ऑल ज़ीरो। मान लो कि हमारे पास अगर चार ये स्केलर्स क्वांटिटी हमें दी हुई है p1, p2, p3 एंड p4, मान के चलो 4 दी हुई हैं। तो बच्चों ये हम कह सकते हैं कि इसमें से 3 ज़ीरो नहीं है, एक p1 है वो इक्वल टू 0 है। या फिर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो ये दो हमारे पास हैं p1, p2 ये 0 के इक्वल है, और p3, p4 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। और बच्चों फिर हम ये भी कह सकते हैं कि p1, p2, p3 हमारे पास 0 के इक्वल है, और ये p4 अकेला जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि कम से कम एटलीस्ट एक स्केलर क्वांटिटी ऐसी होगी जो नॉट इक्वल टू 0 होगी। यहाँ पर लिखा है नॉट ऑल 0। तो बच्चों अगर इस टाइप की कंडीशन ये फुलफिल करे तो हम ये बोलेंगे कि जो ये सेट ऑफ वेक्टर्स है ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। तो बच्चों ये जो हमारी इक्वेशन हमें दी गई है बच्चों, इसमें हमने देखना है कि यहाँ पर है p1 v1 प्लस p2 v2 प्लस सो ऑन pt vt दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर जो p1 है
वो V1 के साथ मल्टीप्लाई में है। सिमिलरली P2 V2 के साथ मल्टीप्लाई में है, PT VT के साथ मल्टीप्लाई में है। तो बच्चों यहाँ पर जो V1 है ये एक वेक्टर है और P1 है ये एक स्केलर है, या फिर हम कह सकते हैं V1 एक वेक्टर क्वांटिटी है और P1 एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। और ये एक सीरीज में है। और बच्चों दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो P1 है वो एज अ कोफिशिएंट यहाँ पर वर्क कर रहा है, एज अ कोफिशिएंट। P1 V1 का कोफिशिएंट है, P2 V2 का कोफिशिएंट है और PT VT का कोफिशिएंट है। जैसे कि बच्चों हम लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर जो 2 है वो x² का कोफिशिएंट है, यहाँ पर जो 3 है वो x का कोफिशिएंट है और ये 4 है ये कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर भी P1 V1 का कोफिशिएंट है, P2 V2 का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क 2 कर रहा है यहाँ पर यही वर्क P1 और P2 PT ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो बच्चों बस इतनी सी बात थी कि अगर P1 P2 P3 और PT जितने भी हमें स्केलर्स क्वांटिटी दी गई हैं ये सारी ज़ीरो ना हो, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो हो, तो ये जो सेट होता है हमें गिवन वेक्टर्स का वो क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं, उससे पहले भी इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि बच्चों हमने पीछे अभी किया लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, अब हम करने जा रहे हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। A set V1 V2 V3 so on Vt of n vectors are said to be linear independent if there exist t scalars like P1 P2 P3 so on Pt all equal to 0 such that P1 V1 plus P2 V2 plus so on plus Pt Vt this is equal to 0। तो बच्चों जैसे कि हमने लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स में बात की थी कि V1 V2 V3 Vt एक वेक्टर का सेट होता है। और बच्चों ये हमारे पास कितने हैं, T वेक्टर्स हैं। साथ में बच्चों अगर ये इस कंडीशन को एग्जिस्ट करे कि जो हमारे पास स्केलर्स क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है P1 P2 P3 सो ऑन Pt ऑल ज़ीरो हो। पीछे जो कंडीशन थी बच्चों उसमें क्या था कि नॉट ऑल ज़ीरो, लेकिन यहाँ पर बच्चों हमें जो कंडीशन दी गई है यहाँ पर ये दी गई है कि जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है ये सारी ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब क्या है बच्चों कि P1 दिस इज़ इक्वल टू P2 दिस इज़ इक्वल टू P3 दिस इज़ इक्वल टू सो ऑन दिस इज़ इक्वल टू Pt दिस इज़ इक्वल टू 0। जितनी भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है इसकी जो वैल्यूज़ है बच्चों वो 0 होनी चाहिए। और इसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है कि अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होती हैं तो पीछे जो लीनियर डिपेंडेंट है आप उसकी वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस सो ऑन प्लस Pt Vt। जैसे कि मैंने बताया था पीछे वीडियो में बच्चों कि ये P1 P2 Pt ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। और अगर इनकी वैल्यू सारी ज़ीरो हो जाती है तो अगर किसी वेक्टर के साथ ये मल्टीप्लाई होंगे तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर P1 P2 Pt की जगह पर हम 0 पुट कर देते हैं और अगर 0 को हम किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 0 दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों जो ये 0 होता है ये भी एक n वेक्टर्स का 0 वेक्टर होता है। मतलब ये कैसा वेक्टर होता है, ये एक्चुअली 0 नहीं है, इसको हम कहते हैं O से रिप्रेजेंट करते हैं। होता ही 0 वेक्टर ही है लेकिन इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो होते हैं 0 0 0। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर समझ आया होगा। सिर्फ पीछे वाली बात ही सारी वही थी बच्चों, बस यहाँ पर क्या है कि P1 P2 P3 सो ऑन Pt सारी जो वैल्यूज़ है स्केलर क्वांटिटी
कि हमारी 0 होगी और पीछे वाले केस में कम से कम एटलीस्ट 1 नहीं होगी, ठीक है, नॉट ऑल 0, कम से कम एक नहीं होगी अगर सारी हो जाएं, ठीक है, सारी 0 नहीं होगी और यहाँ पर क्या होगी, सारी 0 होगी, बस इतना सा फर्क है, बाकी सारा सेम है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट का वर्किंग मेथड। तो बच्चों, हमारे पास एक वेक्टर का सेट है, जैसे कि v1 v2 सो ऑन vt b गिवन एन वेक्टर, ये एक सेट है वेक्टर्स का। और बच्चों, ये रिलेशन जो है ये हमने पीछे पढ़ा था, p1 v1 प्लस p2 v2 प्लस सो ऑन प्लस pt vt दिस इज इक्वल टू o, और o क्या है हमारा बच्चों, 0 वेक्टर। तो बच्चों, ये जो रिलेशन है ये हमने लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट दोनों में पढ़ा था। तो बच्चों, वहाँ पर हमने एक बात की थी बच्चों कि अगर p1 p2 सो ऑन pt जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ है वो सारी 0 ना हो, नॉट ऑल 0, एटलीस्ट अगर 1 भी हमारी नॉन 0 हो जाए तो वो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हमारा क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट। लेकिन अगर बच्चों p1 p2 pt दिस इज इक्वल टू 0, हमारी जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो सारी ही 0 के इक्वल हो जाए तो बच्चों हमारा गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। तो बच्चों, ये एक मेथड है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं बच्चों कि जो हमें गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है, वो जो हमें दिया हुआ गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है, जो हमें वेक्टर का सेट दिया हुआ है, वो लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अगर स्केलर क्वांटिटीज़ में सारी 0 ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिपेंडेंट। और अगर स्केलर क्वांटिटीज़ जो हमें दी गई हैं बच्चों, या फिर हम फाइंड करेंगे वो सारी 0 के इक्वल हो तो वो क्या होगा, गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट। अब बच्चों, मेथड 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इफ़ डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द गिवन वेक्टर्स इज नॉट 0 देन द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियर इंडिपेंडेंट। तो बच्चों, जो हमें गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है, जो हमें वेक्टर का सेट दिया हुआ है, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था और पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि डिटरमिनेंट क्या होता है और आपको पता भी होगा। तो अगर बच्चों हम किसी भी गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और उसका वेक्टर्स उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमने बनाया, जो हमें सेट ऑफ वेक्टर्स है उससे हमने एक मैट्रिक्स बनाई बच्चों उसके एलिमेंट से, और उसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया, अगर उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए बच्चों, तो हमारा गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। और अगर बच्चों वही जो हमारा डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा गिवन सेट ऑफ वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट होगा। तो बच्चों, ये दोनों मेथड हम यूज़ करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो बच्चों, ये मेथड तो बहुत ईजी है, मैं आपको इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको समझाऊँगा कि मेथड सेकंड हमें क्या कह रहा है, क्योंकि मेथड 1 जो है वो मैंने आपको पीछे सही तरीके से काफ़ी डिटेल में समझा दिया है। मान लो बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं v1 जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, और बच्चों जो सेकंड वेक्टर है हमारा उसके एलिमेंट्स हैं 1, 4, 6, और बच्चों जो हमारा थर्ड वेक्टर है उसके एलिमेंट्स हैं 5, 7, 7। ठीक है बच्चों, जनरली हमें जो क्वेश्चन हम करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें 3 वेक्टर्स दिए होंगे। अब बच्चों हमने क्या करना है, जो इसके एलिमेंट्स है इससे एक मैट्रिक्स बनाना है। हम लेट कर लेंगे कि एक मैट्रिक्स है और इनको ऑर्डर वाइज, जैसे कि पहला वेक्टर है तो उसको हम मानेंगे फर्स्ट रो, उसके एलिमेंट्स को मानेंगे फर्स्ट रो 2, 3, 4, और सेकंड वेक्टर के एलिमेंट्स को मानेंगे सेकंड रो 1, 4, 6, और थर्ड वेक्टर के एलिमेंट्स को मानेंगे थर्ड रो 5, 7, 7। ठीक है बच्चों, और बच्चों फिर हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, मतलब कि हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये साइन लगाएंगे बच्चों 1, 4, 6, 5, 7, 7, और अगर बच्चों इसका डिटरमिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू 0 आए, ठीक है,
तो ये जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जो हमें दिए हुए हैं v1 v2 v3, ये क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर बच्चों ये इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, ये जो इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो बच्चों ये क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात है, बस आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मेथड पहला वाला है बच्चों, ये भी यूज़ हो सकता है, तो ये भी इसके भी रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर बच्चों आपको ये वर्किंग मेथड समझ आ गया हो तो प्लीज़ इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसको रीड करते हैं। ए वेक्टर v is said to be linear combinations of the vectors v1 v2 so on vt if v this is equal to p1 v1 plus p2 v2 plus so on plus pt vt where p1 p2 so on pt are scalars। तो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि एक वेक्टर v को हम लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स तब कहेंगे जब हमारे पास v1 v2 vt वेक्टर्स हैं, जो कि एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ होते हैं। और बच्चों ये वेक्टर्स इस कंडीशन को फॉलो करें। कंडीशन क्या है, v दिस इज़ इक्वल टू p1 v1 प्लस p2 v2 प्लस सो ऑन प्लस pt vt। और बच्चों जो यहाँ पर p1 p2 और pt है, ये हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पीछे बताया कि जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है p1 p2 सो ऑन pt। तो बच्चों ये हमारी है स्केलर क्वांटिटी जिनकी ओनली मैग्नीट्यूड होती है, ओके, जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इनका नहीं होता। और बच्चों जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि v1 v2 सो ऑन vt, तो बच्चों ये भी मैंने आपको पीछे डिटेल में बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनका डायरेक्शन भी होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि अगर हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और उनका सम करें तो वो हमारा बन जाता है लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, हमने क्या करना है कि जैसे p1 को v1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और p2 को v2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और pt को vt के साथ मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है। तो बच्चों ये हमारा एक v वेक्टर बन जाएगा। ये v का एक वेक्टर है जो कि शो करता है लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन से हमें क्या क्या गिवन होगा, तो बच्चों यहाँ पर हमें v1 v2 एंड vt की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर हमने पता करना होगा p1 p2 और pt की वैल्यू को, ठीक है बच्चों। और बच्चों जो हमने पीछे लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट टॉपिक किया है, उससे रिलेटेड भी इस स्केलर क्वांटिटी की कुछ कंडीशंस होगी जो कि हमने पीछे पढ़ी थी। तो बच्चों जब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तो v1 की वैल्यू हमारी ऐसे हो सकती है x1 y1 z1 और v2 की वैल्यू हमारे पास हो सकती है x2 y2 z2 और बच्चों vt की वैल्यू हमारे पास हो सकती है x3 y3 z3। और बच्चों यहाँ पर हमें इस v जो ये वाला v है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स है, इसकी वैल्यू भी गिवन होगी। तो बच्चों फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, p1 p2 और pt को तीन इक्वेशन बना के हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये pt नहीं गिवन होगा, हमें 2 या 3, जैसे कि हमारे पास अगर v1 v2 और v3 वेक्टर्स गिवन है तो वैसे हमारे पास p1 p2 और p3 स्केलर्स गिवन होंगे और हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने ये बताया है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स क्या होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम इंट्रोडक्शन में आज का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं और जो अगला टॉपिक है वो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, बट वो समझना बहुत ज़रूरी है मैथ के नज़रिए से भी और बच्चों फिजिक्स के नज़रिए से भी। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर
स्पेस क्या होता है और वेक्टर फील्ड क्या होता है। और बच्चों हम ये भी देखेंगे कि वेक्टर स्पेस जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था और वेक्टर फील्ड जो कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है बच्चों, तो हमने आगे ये भी चेक करना है। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस एंड फील्ड। तो बच्चों यहाँ पर फील्ड में हम दो बातें करेंगे, मतलब कि हम बात करेंगे कि स्केलर फील्ड क्या होती है और वेक्टर फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है। जैसे कि बच्चों हमने अभी पीछे बताया कि वेक्टर स्पेस एक स्पेस होता है जहाँ पर वेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर स्पेस इज़ अ कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर, कि अगर जहाँ पर कॉम्बिनेशंस हो वेक्टर का तो उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस। मान लो बच्चों कि ये हमारा एक स्पेस है, अभी ये जस्ट ओनली एक स्पेस है। स्पेस मतलब होता है बच्चों एरिया है, कोई जगह है, और अगर बच्चों उसमें हम फिल कर दें वेक्टर, ठीक है। वेक्टर बच्चों क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो बच्चों अगर हमने मान लो कि वेक्टर इसमें फिल कर दिए, पुट कर दिए, तो ये जो स्पेस है बच्चों, जो कि पहले हमारा सिर्फ स्पेस था, अब ये बन गया वेक्टर स्पेस। तो बच्चों वेक्टर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं कि v दिस इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन प्लस vt। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन मतलब हमने सम कर दिया। तो बच्चों ये जस्ट सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि फील्ड क्या होता है। और फील्ड बच्चों दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर फील्ड और बच्चों एक होती है वेक्टर फील्ड। तो बच्चों एक एक करके हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर फील्ड के बारे में। तो बच्चों जो स्केलर फील्ड है वो एक स्केलर क्वांटिटी से जनरेट होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि जिस क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड हो। अगर बच्चों इसकी हम एग्जांपल लें तो एक टेम्परेचर जो हमारा है, जिसको कि हम केल्विन में हम इसको मेजर करते हैं, इसकी यूनिट लेते हैं केल्विन। तो बच्चों जो टेम्परेचर है TEMPERATURE, इस पर थोड़ी गलत लिख दी मैंने। तो बच्चों जो टेम्परेचर है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों स्केलर फील्ड को हम एक 2D प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो मान लो बच्चों ये हमारा एक 2 डायमेंशनल प्लेन है और ये इसका एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। ये एक प्लेन है, ठीक है, 2D, ये हमारा एक प्लेन है 2 डायमेंशनल। तो बच्चों इसका ये ओरिजिन है और ओरिजिन पे हमने एक टेम्परेचर का सोर्स रख दिया। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर का सोर्स। और बच्चों एक्स एक्सिस के जो पॉइंट है वो ये है 1, ये है 2, ये है 1 और ये है 2। तो बच्चों हमने क्या करना है कि ये तो हमारा सोर्स है, हम देखेंगे कि इस सोर्स का जो इम्पैक्ट है, असर इस पॉइंट पे कितना है। ये बच्चों पॉइंट हमारा कितना है, ये पॉइंट है 1 1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1। मान लो बच्चों इस पॉइंट पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 265 केल्विन है। उसके बाद बच्चों हमने चेक करना है कि इस पॉइंट पे, ये 2 2 जो पॉइंट है, इस पे इस टेम्परेचर का इम्पैक्ट कितना है, ठीक है, इस टेम्परेचर का इम्पैक्ट कितना है। तो बच्चों जो पॉइंट है जितना सोर्स से दूर जाएगा उतना ही टेम्परेचर कम होगा। तो मान लो यहाँ पर हमारा 135 केल्विन है और बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 2। ओके, तो बच्चों ये हमने स्केलर फील्ड को एक ग्राफ पे जो कि 2D था उस पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब बच्चों इसको हम एक फंक्शन की हेल्प से समझेंगे। मान लो बच्चों ये इस स्केलर फील्ड को हम समझेंगे इस फंक्शन की हेल्प से। फंक्शन बच्चों हमारा है fxy और ये है x प्लस वाई, ठीक है बच्चों। हम बच्चों देखते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1 और इस पॉइंट पे स्केलर फील्ड कितना है,
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम x और y की जगह ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं, तो बच्चों हमारा हो जाता है 1 1, और राइट हैंड साइड में बच्चों हम एक्स वाई की जगह 1 1 पॉइंट पुट कर देंगे। तो बच्चों इस पॉइंट पे जो कि हम नाम दे देते हैं P, इस पॉइंट पे जो हमारा स्केलर फील्ड है वो बच्चों 2 है। साथ में बच्चों अगर हम ये पॉइंट जो कि हमारा K पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारा K पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 2 है और जो टेम्परेचर है बच्चों वो 135 केल्विन है, अगर हम इस पॉइंट पे स्केलर फील्ड चेक करें तो बच्चों इस पॉइंट पे स्केलर फील्ड कितना होगा। तो हमारा फंक्शन बच्चों क्या है, एफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो बच्चों जहाँ पर एक्स वाई है वहाँ पर हमने 2 2 पुट कर देना है, तो बच्चों ये हो गया 4। तो बच्चों K पॉइंट पे इस सोर्स के सहायता से जो स्केलर फील्ड बना वो बच्चों कितना है, 4 है। ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, स्केलर फील्ड। और जो बच्चों जो स्केलर फील्ड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर से जनरेट होता है, और स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता। अब बच्चों हम समझते हैं कि वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो सिंपली बच्चों वेक्टर फील्ड भी ऐसा ही होता है लेकिन उसका डायरेक्शन होता है साथ में। तो बच्चों हम वेक्टर फील्ड को यहाँ समझते हैं कि वेक्टर फील्ड क्या होता है। यहाँ पर हमने एक लाइन लगा ली है बच्चों, अब हम समझेंगे वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड, तो बच्चों वेक्टर फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको भी एक 2D प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों ये हमारा ओरिजिन है, और जैसे कि मैंने आपको पीछे जब वेक्टर स्पेस समझाया था तो उससे पहले समझाया था कि वेक्टर क्या होते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था कि वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बच्चों ये वो वेक्टर का जो टेल होता है वो क्या होता है, ग्राफ का ओरिजिन होता है, और जो वेक्टर का हेड होता है वहाँ उसका जो पॉइंट जैसे कि यहाँ पे P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने समझाया था डिटेल में कि वेक्टर एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चों मान लो कि इस ओरिजिन पे हमारा कोई वेक्टर सोर्स है। हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स मान लिया कि कोई चार्ज है प्लस Q चार्ज है बच्चों, और हमने बच्चों ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर हमने पॉइंट यहाँ पर डिफाइन कर लिए 1 2 1 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा लिए बच्चों। अब बच्चों हमने देखना है कि इस पॉइंट पे इस वेक्टर सोर्स की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 1 होंगे, और बच्चों ये जो पॉइंट है इस पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2 2 होंगे। अगर बच्चों हम बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे ये y एक्सिस के ऊपर है, तो 0 और 1 होंगे। और अगर बच्चों हम इस पॉइंट पे बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 2 होंगे। और बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो दूरी के हिसाब से कम ज़्यादा होगा। जैसे जैसे पॉइंट दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर को हुआ है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस हमें बच्चों ये चाहिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब मान लो बच्चों कि हम इस वेक्टर फील्ड को इस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ऊपर बच्चों यहाँ पर वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं, और अगर ना लगाएं फिर भी चलेगा, क्योंकि आपकी जो ये बुक है मैथमेटिक्स की इसमें बच्चों वेक्टर के ऊपर साइन, ये वेक्टर का साइन एरो साइन नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पर हम नहीं लगाते। मान लो बच्चों अगर बच्चों आपने दोनों में डिफरेंस कायम करना तो यहाँ पर आप स्मॉल f लगा लो, इससे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमने कैपिटल F लगाया है, ये एक फंक्शन है जो कि वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बच्चों हम मान लेते हैं कि ये फंक्शन कितना है, xi कैप एंड yj कैप, क्योंकि बच्चों ये 2D प्लेन में हम एक वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको पता है कि x एक्सिस में जो डायरेक्शन होती है उसको हम डिनोट करते हैं i कैप से, और y एक्सिस में जो डायरेक्शन होती है उसको हम डिनोट करते हैं j कैप से। तो बच्चों हमने इस वेक्टर फील्ड को इस फंक्शन से डिफाइन किया है, और बच्चों हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे मतलब कि 0 1 पॉइंट पे कितना वेक्टर फील्ड है। तो बच्चों यहाँ पर हम x y की जगह पर 0 पॉइंट पुट कर देंगे, और राइट हैंड साइड में भी x y की जगह पर हम 0 और 1 पुट कर देंगे। तो बच्चों x की जगह पर हम पुट करेंगे 0 i कैप
एंड y की जगह पर हम पुट करेंगे 1 जे कैप, तो बच्चों ये जे कैप हो जाएगा। तो बच्चों 0 आई कैप हमारा नल होता है, तो ये हमारा ओनली रह जाएगा जे कैप। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये जो वेक्टर फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, जे कैप। तो बच्चों हम इसको इस पॉइंट से ऐसे करके थोड़ा यहाँ डार्क करके ऐसे साइन लगा देंगे एरो का। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये इस वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे 1 1 पे कितना वेक्टर फील्ड है, 1 1 ओके, इस पॉइंट पे कितना वेक्टर फील्ड है। तो बच्चों हमने क्या करना है कि x और y की जगह पर 1 1 पुट कर देना है। तो बच्चों ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ओके। अब बच्चों हमने इसको यहाँ पर शो करा। तो बच्चों ये जो पॉइंट है इसको मैं रब कर देता हूँ कि आपको समझ आए। हमने क्या करना है, देखो बच्चों आई कैप प्लस जे कैप, तो बच्चों ये हो गया हमारा आई कैप और ये हो गया हमारा जे कैप, ठीक है बच्चों। और बच्चों जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा, मतलब कि इस वेक्टर फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि कुछ ऐसा होगा। वैसे इन दोनों x और y के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है वेक्टर का डायरेक्शन बच्चों, तो ये कुछ ऐसा इस मार्कर के डायरेक्शन में होगा, लेकिन हम इस वाइट बोर्ड पर ओनली इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, ये डिनोट कर रहा है बच्चों हमारा के कैप को, जो हमारा के कैप डायरेक्शन होता है, मतलब कि जो z एक्सिस में डायरेक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है ना कि अगर हम 3D में किसी को, यहाँ तो हम बोर्ड के ऊपर तो 3D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वेक्टर को, लेकिन जो वेक्टर को अगर हम 3D में रिप्रेजेंट करें, 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करें बच्चों, तो ये होता है आई कैप जो एक्स डायरेक्शन में होता है, इसका डायरेक्शन जे कैप, और बच्चों ये जो z एक्सिस है, z एक्सिस यहाँ पर होता है के कैप। तो बच्चों इस वेक्टर का जो कि ये वेक्टर फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा कुछ, और इसको मैंने इस लाइन से डिनोट किया है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर करते हैं 2 2 पॉइंट पे इसका वेक्टर फील्ड डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों हमने x और y की जगह पर 2 2 रिप्रेजेंट कर देना है। तो बच्चों ये होगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि अगर इस पॉइंट को हम रब कर दें तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, मतलब कि आई कैप जे कैप, और बच्चों ये डायरेक्शन होगा हमारे इस वेक्टर फील्ड का। सिमिलरली बच्चों अगर हम 0 2 पॉइंट पे देखें कि वेक्टर फील्ड कितना है बच्चों, तो ये क्या होगा बच्चों, देखें 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप। हमने इस फंक्शन में बस वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 जे कैप, मतलब कि इसका डायरेक्शन जे कैप की तरफ है और 2 यूनिट्स हैं। तो बच्चों ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जे कैप की होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस जो होता है वो जे कैप को रिप्रेजेंट करता है। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको वेक्टर स्पेस और फील्ड समझ आया होगा, जिसमें कि हमने बात करी कि स्केलर फील्ड क्या होता है और वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो बच्चों आज के न्यूमेरिकल के नज़रिए से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमने ये पढ़ा है वेक्टर स्पेस एंड फील्ड, लेकिन बच्चों आपको फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में आगे जाके काफ़ी जगह ये आने वाला है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब बच्चों इसके बाद हम करेंगे वेक्टर स्पेस, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो बच्चों आप बने रहें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.